गुड मॉर्निंग आर के विज्ञान पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, बुक्स का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और मूल आधार में इकाई 3 है। इकाई 3 में जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत और द्वंद्वात्मक सिद्धांत, इन दोनों का हम पहले ही क्लास में विस्तृत चर्चा कर चुके थे। उनके जीवन परिचय के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर व्यापक चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको विदित है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में राइन प्राग में, जो जर्मन में हुआ था। तो निश्चित तौर पर 1835 में उन्होंने स्कूली शिक्षा से हाई एजुकेशन किया और बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने वकालत और अर्थशास्त्र में उपाधि धारण की। उसके साथ ही 1838 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के तुरंत बाद उन्होंने 1841 में दर्शन शास्त्र में उपाधि धारण की और 1843 में एक जैनी नाम की लड़की से विवाह कर लिया, जो उनसे 4 साल या 3 साल बड़ी थी। लेकिन उनके रिश्तेदार और उनके सगे संबंधी और उनके परिवार वाले उस रिश्ते से सहमत नहीं थे। लेकिन अंत में उन सबको सहमति देनी ही पड़ी और इस शर्त पे देनी पड़ी कि कार्ल मार्क्स है, शिक्षा अध्ययन करने के बाद में उनसे मुलाकात करेंगे, जब वो अपने कई प्रकार के पत्र पत्रिकाएं और कई मैगजीन्स निकाल रहे थे। तो उसमें उनके एक मित्र थे एंजल, जो बहुत ही धनाढ़े थे, और जब धनाढ़े थे तो उनका काफी अच्छा सहयोग किया, और जब अच्छा सहयोग किया तो उनकी आमदनी बढ़ती गई। लेकिन अंतिम क्षणों में जब उनकी स्थिति काफी नाजुक होती गई, क्योंकि उनको उम्र के साथ साथ उनको कई प्रकार की बीमारियों से जकड़ लिया था, इस वजह से अंतिम क्षणों में उन्होंने डबल रोटी और आलू का प्रयोग किया। उनसे उनका शरीर और भी टूट गया। तो जब उनकी अंतिम क्षणों में उनकी मृत्यु हुई तो निश्चित तौर पर 14 मार्च 1883 में उनका निधन हो गया। और कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स एक बहुत ही बड़े विद्वान थे और उनको प्रथम समाजवाद की संज्ञा दी गई, और जो समाज का एक व्यवस्थित एक क्रमबद्ध ढंग से उन्होंने अध्ययन किया और एक इस प्रकार से ऊंचाई तक लाने की ले जाकर उनको अपने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो निश्चित तौर पर उनका मैन आर्थिक तत्वों को माना गया है। चाहे वो द्वंद्ववाद हो, चाहे आर्थिक भौतिकवाद हो। द्वंद्ववाद में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जो द्वंद्ववाद है द्वंद्व हीगल से ग्रहण की और भौतिकवाद फायरबाग से ग्रहण की। उसी प्रकार उन्होंने सृष्टि का मूलतत्व आर्थिक तत्वों को बताया, और उन्होंने जो भौतिकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने आदिम अवस्था, सामंतवादी अवस्था, दास अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, इनका विस्तृत अध्ययन किया। और उनका अंतिम लक्ष्य यही था कि हम उसके बाद में हम उनकी जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए कहा कि तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए संसार पड़ा है। तो निश्चित तौर पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो काफी अमीरी और गरीबी, जो बजुर्गा और मजदूर वर्ग है, उनके मध्य हुआ। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं सर्वहारा वर्ग और अमीर वर्ग, जिनको मालिक वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। आगे हम देखते हैं कि वर्ग संघर्ष क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो देखिए। अगला सिद्धांत जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स ने इसको ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपज बताया है। और उनके अनुसार उन्होंने ये कहा कि समाज में जो भी
समाज में जो भी विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है उन वर्गों का आधार आर्थिक तात्वी है। यानी कि समाज में अगर समाज को किसी वर्ग में बांटा है तो वो वर्ग इसी वजह से बटे है कि उनका आधार आर्थिक है, रुपए के माध्यम से अर्थ के आधार पर बटे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग से तात्पर्य बताया है कि उनके हित एक हो। वर्ग से तात्पर्य है कि उनके हित एक हो। उन्होंने इस प्रकार से बताया कि वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं, वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो, उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो, जिनके साधारण एक ही हो। यानी उत्पादन से विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और उनके हित एक ही हो। निश्चित तौर पर उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं, जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उनको वर्ग कहते हैं। जिनके आर्थिक हित एक समान होते हैं उन्हें वर्ग कहते हैं। तो निश्चित तौर पर वर्ग से तात्पर्य यही है कि जिन सभी व्यक्तियों के एक समान हित हो उसे ही वर्ग के नाम से संबोधित करते हैं कार्ल मार्क्स ने, और उनका मेन आधार आर्थिक तात्पर्य बताया गया है। इसी प्रकार उन्होंने संघर्ष से तात्पर्य बताया है। संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है बल्कि उसका व्यापक अर्थ असंतोष, असहयोग है। वही कार्ल मार्क्स ये कहता है कि संघर्ष से तात्पर्य लड़ाई झगड़ा नहीं है बल्कि असंतोष और असहयोग है। तो मार्क्स के अनुसार समाज में एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है जिनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है, वह असंतुष्ट रहता है। इस असंतुष्ट के कारण वर्ग समय समय पर हड़ताल असहयोग के द्वारा व्यक्त करता है, और जब यह असंतोष ऐसे नहीं हो जाता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर यह संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है। तो निश्चित तौर पर कार्ल मार्क्स यह कहता है कि संघर्ष से तात्पर्य यही है कि जब कार्ल मार्क्स ये कहता है कि संघर्ष से तात्पर्य अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता ना मिले और वो अगर व्यक्ति असंतुष्ट है तो निश्चित तौर पर वो हड़ताल या असहयोग या फिर अन्य कई कारणों से उसके खिलाफ विद्रोह कर देगा और अंतिम क्षणों में वो क्रांति का रूप धारण कर लेगा। तो निश्चित तौर पर वर्ग संघर्ष से तात्पर्य यही है कि असहयोग और हड़ताल करना ही है, लेकिन जब वो उसका रूप हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा तो वो क्रांति का रूप ले लेगा। तो निश्चित तौर पर वर्ग से तात्पर्य और संघर्ष से तात्पर्य कार्ल मार्क्स ने एक समान बताया है और उनका मेन आधार आर्थिक तात्पर्य बताया है। अब उसके बाद में हम ये कह सकते हैं वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद, निश्चित तौर पर पूंजीवाद जो पूंजीवाद है, जो धनाढ़ व्यक्ति है वो गरीबों का जो सरवारा वर्गों का शोषण करते हैं और उनके द्वारा जो भी उत्पादन किए जाते हैं उनको निश्चित तौर पर एक आंशिक तौर पर ही दिया जाता है, जिनके फलस्वरूप जो सरवारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनका शोषण, मजदूर वर्ग के खिलाफ बगावत कर देते हैं और एक संघर्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर जो वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स के द्वारा वो काफी ऐसनीय है, क्योंकि उसमें मजदूरों का अनावश्यक शोषण होता है। तो इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उस सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित है, वो देखे, या हम ये कह सकते हैं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के निष्कर्ष। आलोचना से पहले हम ये देखेंगे कि उसके क्या निष्कर्ष लिखे। पहला निष्कर्ष देखे, उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। उत्पादनों के संबंध में जितना भी उत्पादन किया जाता है और उत्पादन के माध्यम से वर्ग का या समाज का विभाजन होना अति आवश्यक है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, दूसरा उसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्षों के फलस्वरूप होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि अगर समाज का विकास करना है तो संघर्ष के माध्यम से होगा, युद्ध के माध्यम से ही होगा, सहयोग के माध्यम से विकास नहीं होगा समाज का। तो तीसरा निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि
समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीरी और एक गरीबी, एक सरवारा वर्ग और एक मालिक वर्ग, एक राजा वर्ग। तो वह दो वर्ग होंगे तभी, और जब दो वर्ग होंगे तो उनके जो परस्पर विचार है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। चौथा निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं, जब तक वर्ग में चेतना तथा वर्ग संगठन न हो तो वर्ग संघर्ष तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ता है। जब तक हम ये कह सकते हैं कि कोई सा भी वर्ग हो, कोई सी भी सत्ता हो, कोई सा भी संगठन हो, अगर उनमें आपसी एकता नहीं है, और जब आपसी एकता नहीं है तो वो वर्ग आगे क्रांति का रूप धारण नहीं कर सकता है, और वो अपना विकास की जो विकास चाहते हैं वो आगे की ओर अग्रसर नहीं होगा, अर्थात वो अपना उनको हानि ज्यादा उठानी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर ये कार्ल मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसके निष्कर्ष है। पांचवा सिद्धांत जो निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं, वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं, जिनके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। कार्ल मार्क्स ये कहता है, जो सिद्धांत ये कहता है कि वर्ग संघर्ष हमेशा क्रांति को जन्म देता है। एक सत्ता दूसरे एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग में चले जाते हैं। जिस प्रकार से पूंजीपतियों का जो सरवारा वर्ग है वो सर्वोपरि होते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है, उनकी जीत होती है। निश्चित तौर पर पूंजीपतियों का अंत होता है और सरवारा वर्ग का आधिपत्य होता है। और निश्चित तौर पर यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांतों के निष्कर्ष के बाद हम ये कह सकते हैं उसकी आलोचना निम्नलिखित है। वो आलोचनाएं देखे। पहली आलोचनाएं देखे, मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं। मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं। मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं। कहने का अभिप्राय, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि मनुष्य अगर अपना विकास करना चाहता है तो संघर्ष के माध्यम से ही वो आगे बढ़ सकता है, जबकि मनुष्य की यह प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य में इंसानियत की भावना होती है। मनुष्य में बुद्धि अन्य जीवों से ज्यादा श्रेष्ठ होती है, ज्यादा होती है। तो निश्चित तौर पर संघर्ष के साथ साथ मनुष्य में सहयोग की भावना भी होती है, और वर्तमान में सहयोग के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस आधार पर भी आलोचना की गई है। तो संघर्ष को कार्ल मार्क्स संघर्ष पर अधिक बल देता है, जबकि एक पक्षीय इसकी आलोचना कह सकते हैं, जबकि मनुष्य कभी भी इतना संघर्ष में जीवन व्यतीत नहीं किया, क्योंकि उनमें एक दूसरे में आपसी सहयोग की भावना भी रहती है, और सहयोग की भावना न रहने की वजह से उसको एक पक्षी सिद्धांत बताते हुए इसकी आलोचना की गई है, कार्ल मार्क्स की सिद्धांत। दूसरी आलोचना है वर्ग की अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा। वर्ग की स्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा। वर्ग की स्पष्ट एवं वह दोषपूर्ण परिभाषा। दोषपूर्ण परिभाषा। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का, उस सिद्धांत में ये कहा कि वर्ग के सभी व्यक्तियों के एक ही सिद्धांत होता है, उनमें सब में एक की भावना होती है। ये अच्छी बात है, लेकिन इस सिद्धांत में व्याख्या जो की है स्पष्ट की गई है, क्योंकि ये आम आदमी की समस्या पर है, इसको सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और इसलिए ये आलोचना का कारण बना है। आजकल हम ये कह सकते हैं कि जो उद्योगपति है और जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग उद्योगों में काम धंधा करते हैं, उन दोनों में आपसी समन्वय के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से ही वो आगे बढ़ सकते हैं, और उनके जो सिद्धांत है वो एक समान होते हैं, तभी वो कार्य करते हैं। क्योंकि
पैसा कमाना चाहते हैं और जो मजदूर वर्ग है वो पैसा कमाकर अपनी आजीविका अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी जो परिभाषा दी गई है दोषपूर्ण है, आम आदमी की समस्या पर है, इसलिए आलोचना का कारण बना है। तीसरी आलोचना हम ये कह सकते हैं कार्ल मार्क्स की, समाज में केवल दो वर्ग नहीं होते, समाज में केवल दो वर्ग नहीं होते। कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज में एक मजदूर वर्ग होता है और एक मालिक वर्ग होता है, जबकि ऐसा नहीं है। समाज में अन्य वर्ग होते हैं, जैसे इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं और इसके साथ साथ अन्य वैकल्पिक कुछ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं पत्रकार, ये सभी होते हैं जो बराबर उनकी भागीदारी होती है, इसलिए भी आलोचना का कारण बना है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं और जब दो वर्ग होते हैं तो एक मजदूर वर्ग होता है, दूसरा मालिक वर्ग होता है। उन दोनों के विचार अलग अलग होते हैं और जब एक अलग अलग होते हैं तो उनमें आपसी संघर्ष होता है। जब संघर्ष होंगे तो क्रांति होगी और क्रांति होगी तो निश्चित तौर पर उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो विचार एक दूसरे से मिलते नहीं है और निश्चित तौर पर सहयोग के माध्यम से कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सहयोग के माध्यम से विकास नहीं हो पाता, संभव नहीं है। उसी प्रकार कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में जो चौथा सिद्धांत देता है कि मार्क्स की क्रांति की धारणा गलत सिद्ध हुई है। मार्क्स की क्रांति की धारणा, मार्क्स की क्रांति की धारणा गलत सिद्ध हुई। तो निश्चित तौर पर इस सिद्धांत की आलोचना इसी आधार पर भी करते हैं कि कार्ल मार्क्स यह कहता है कि क्रांति के माध्यम से समाज का विकास हो सकता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि क्रांति सब कुछ नहीं है, सहयोग के माध्यम से ही समाज का विकास होता है और वो ज्यादा लाजमी है। चौथी अंतिम जो पांचवी आलोचना है, मार्क्स की भविष्यवाणी का वैज्ञानिक आधार नहीं है। मार्क्स की भविष्यवाणी का आधार वैज्ञानिक नहीं है। कहने का अभिप्राय कार्ल मार्क्स ये कहता है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है कि श्रमजीवी वर्ग की अंतिम विजय और उसका अधिनायक वर्ग की स्थापना की भविष्यवाणी का वो वैज्ञानिक आधार नहीं है। कार्ल मार्क्स ये कहता है मार्क्स की भविष्यवाणी का आधार वैज्ञानिक नहीं है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जब सर्वहारा वर्ग और अमीर वर्ग जो धनाढ़े वर्ग है उनके मध्य संघर्ष होते हैं तो निश्चित तौर पर विजय किसकी होगी? सर्वहारा वर्ग अर्थात मजदूर वर्गों की। लेकिन इनका आधार वैज्ञानिक नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है, जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि मजदूर वर्ग भी विजय हो सकता है, धनाढ़े वर्ग भी विजय हो सकता है। तो इनका जो आधार है भविष्यवाणी की है कार्ल मार्क्स ने, वो उसके आधार पर गलत सिद्ध किया है, क्योंकि इनका कोई निश्चित आयाम नहीं है, निश्चित विकल्प नहीं है। तो इसलिए इसकी आलोचना का एक बिंदु बना है। तो निश्चित तौर पर जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई है, तो इसके साथ साथ इसका महत्व भी है। हम ये कह सकते हैं मार्क्स पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास की वर्गों के आधार पर व्याख्या की है। मार्क्स ऐसा पहला व्यक्ति था जो इतिहास में वर्ग के आधार पर उसकी व्याख्या की है। पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स की कई भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई है, परंतु पूंजीवाद के विकास की धारा लगभग वही है जैसे कि मार्क्स व एंजल्स बताया है। मार्क्स वर्ग संघर्ष के सिद्धांत श्रमजीवी वर्ग के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उनके द्वारा श्रमजीवी वर्ग की विजय
अवश्य बताई गई है। प्रभाव की दृष्टि से यदि ये सिद्धांत का हम मूल्यांकन करें तो हमें ये ज्ञात होगा कि वह संघर्ष के शस्त्र को अपनाकर विश्व मानवता के बहुत बड़े भाग ने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यही नहीं है, पूंजीवादी देशों में भी श्रमिकों की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जितने भी उपक्रम हुए हैं उनके प्रेरित करने में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं ये सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम ये कह सकते हैं या पूर्व काल में हम उनकी जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में यह कह सकते हैं कि आलोचना हुई है, लेकिन आलोचना के साथ साथ इसका अपना महत्व है। क्योंकि जब भी पूंजीपति जो धनाढ़े वर्ग है मजदूरों का शोषण किया है, और जब शोषण किया है तो निश्चित तौर पर कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के माध्यम से मजदूरों को एक करने की भावना उनको प्रेरित करती है। और भविष्य में किसी भी देश में किसी भी शासन व्यवस्था में मजदूरों को यूनिटी संगठन बनाने की जो भावना मिली है कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसी से ही मिली है। इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बाद में हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो देखिए आप, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। वैसे तो अतिरिक्त मूल्य दो प्रकार के मूल्य होते हैं, एक उपयोगिता मूल्य और एक विनिमय मूल्य। तो दूसरा जो चौथा सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का वो देखिए बच्चों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आता है अधिकतर बार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के अभिप्राय यही है, कार्ल मार्क्स ने उत्पादन मूल्य के बाद में जो अतिरिक्त जो शेष बचता है, उत्पादन करने के बाद में जो शेष बचता है उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य को दो आधारों पर बांटा है, उसको एक दो मूल्य बताए हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक पहला उपयोगिता मूल्य, उपयोगिता मूल्य, दूसरा विनिमय मूल्य, विनिमय मूल्य, दूसरा कौन सा विनिमय मूल्य। तो निश्चित तौर पर उत्पादन करने के बाद में जो अतिरिक्त बचता है उसे ही उत्पादन मूल्य अतिरिक्त मूल्य कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम यह देखेंगे कि उपयोगिता मूल्य क्या है। उपयोगिता का अर्थ है कि मनुष्य की इच्छा पूरी करना, मनुष्य की इच्छा पूरी करना, चाहे वह वस्तु मनुष्य के शरीर के लिए घातक ही हो, लेकिन वह वस्तु मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करता है। मनुष्य की इच्छा पूरी करना है, जो मनुष्य की इच्छा पूरी करता है वह उसके लिए उपयोगी है, अतः वह मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। जो मनुष्य की इच्छा करता है वो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वह मूल्यवान है। इसलिए यह उपयोगिता मूल्य के उपयोगिता की श्रेणी में रखा जाता है। विनिमय मूल्य, विनिमय का अभिप्राय होता है कि आदान प्रदान करना। विनिमय का मतलब होता है कि आदान प्रदान करना, और भारत देश में हो या किसी अन्य देशों में हो तो निश्चित तौर पर विनिमय भी दो प्रकार के होते हैं।
वस्तु विनिमय और दूसरा मुद्रा विनिमय। दूसरा है मुद्रा विनिमय। आप देख सकते हो बच्चों, और निश्चित तौर पर प्राचीन काल में भारत देश में अपने दादाओं से, अपने परदादाओं से या पुरानी कहावतों में सिद्ध होता है कि वस्तु को देकर वस्तु देना, यह वस्तु विनिमय था। दूसरा यह था कि मुद्रा विनिमय, पैसा देकर वस्तु खरीदना, जो वर्तमान की उपज है। तो निश्चित तौर पर अधिकतर बार यह देखा जाता था पहले प्राचीन काल में, हम अपने दादाओं से या अपने मम्मी पापाओं से ये बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं दूसरों को कपड़ा देकर उनसे गेहूं ले लेता या किसी अन्य प्रकार की वस्तुएं ले लेता, जिससे कि समाज का जो आधारभूत सुविधा है वो आधारभूत सुविधा एक दूसरे को प्राप्त होती रहती और उनका जीवन यापन होता रहता था। उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। वर्तमान युग में आप देखते हो, किराने की दुकान में जाते हो और 100 रुपए देकर चाय, चीनी, बिस्किट सब लेकर आप अपनी जरूरतों की जो वस्तु है उनको लेकर आप उपभोग कर सकते हो। तो निश्चित तौर पर मुद्रा देकर वस्तु खरीदना या मुद्रा विनिमय है। तो कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि जो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत है उसको 2 भागों में बांटा, उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य के 2 प्रकार के होते हैं, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। तो आप देखो, उपयोगिता मूल्य देखे, उपयोगिता मूल्य देखे। उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो मनुष्य की इच्छा पूरी करता है वह उनके लिए उपयोगी है, अतः वह मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण व मूल्यवान। इसी प्रकार विनिमय मूल्य के बारे में हम ये कह सकते हैं कि विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले में विनिमय हो। उसे हो खाने की वस्तु होने के कारण रोटी का उपयोग मूल्य है, लेकिन जब रोटी को बेचा जाता है उस समय उसका दूसरा मूल्य विनिमय मूल्य होगा। अर्थात किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम के आधार पर निश्चित होता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर खर्च किया गया है, क्योंकि वही उसका विनिमय मूल्य है। वस्तुओं का विनिमय मूल्य की उसकी उपयोगिता पर नहीं है बल्कि श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। तो निश्चित तौर पर जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसमें उपयोगिता मूल्य मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करना, इसलिए मनुष्य के लिए वो महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इसी प्रकार विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। आदान प्रदान भी 2 प्रकार के होते हैं, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। हम ये कह सकते हैं कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझाया है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूरों को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है और प्रत्येक मजदूर को मजदूरी कम मिलती है तथा कम ज्यादा करना पड़ता है। हर मजदूर अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न करता है। अतिरिक्त मूल्य का अर्थ है कि जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, अतिरिक्त मूल्य का अर्थ है जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है उसके अतिरिक्त जो उन्होंने उत्पादित किया है वह अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन 2 मूल्य के अनुपात है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। तो निश्चित तौर पर वस्तु का उत्पादन करने के बाद में श्रमिकों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मालिक के द्वारा फैक्ट्री या उसका जो सोर्स है उनके माध्यम से उस वस्तु के लिए उत्पादन करने के लिए जो अतिरिक्त मूल्य के बाद में उत्पादन मूल्य के लागत मूल्य के बाद में हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का उत्पादन करने के लिए लागत मूल्य के बाद में जो शेष बचता है उसे अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। तो हम ये इसका उदाहरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक पेन की कीमत
पर इस पेन को बनाने में 10 रुपए लगते हैं और मार्केट में इसको 15 रुपए में बेचते हैं, तो निश्चित तौर पर जो 5 रुपए बचे हैं, लागत मूल्य कितना हुआ 10, और बेचने पर इसको 15 रुपए में बेचते हैं और जो 5 रुपए शेष बचते हैं वही अतिरिक्त मूल्य है। तो निश्चित तौर पर कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये मजदूरों में बांटे, ना कि मालिक अपने जेबों में रखे, इसलिए इसको अतिरिक्त मूल्य की संज्ञा दी है। इस सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित है, वो देखें। अतिरिक्त मूल्य की सिद्धांत की आलोचना देखें। पहली आलोचना है कि श्रम के अलावा, श्रम के अतिरिक्त अन्य तत्वों की उपेक्षा करता है कार्ल मार्क्स। श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। श्रम उत्पादन मूल्य का एक मात्र स्रोत नहीं है। आलोचना है श्रम उत्पादन मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है, तो कार्ल मार्क्स श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है, तो निश्चित तौर पर श्रम के द्वारा ही मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि मजदूर के अलावा पूंजी भी लगती है, श्रम संगठन भी लगता है, भूमि भी होती है, उनका ब्याज भी होता है, भवन निर्माण, भवन किराया भी होता है। तो कहने का अभिप्राय कार्ल मार्क्स इनकी अवहेलना करता है, तो ये जो गलत है, हम इस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं कि श्रम उत्पादन मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना का एक कारण बना है। दूसरी आलोचना ये कह सकते हैं कि संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है, संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। दूसरा के संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। दूसरी आलोचना का कारण ये भी है कि ये सब लगते हैं, चाहे पूंजियों, संगठनों, भूमियों, ब्याज हो, भवन किराया हो, यातायात हो, ये सभी लगते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य जो मालिक वर्ग है, जो राजा वर्ग है, जो उनकी खुद की बुद्धि भी लगती है, उसकी अवहेलना की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है, क्योंकि उनको कुछ जो इनका किराया है, उनकी बुद्धि का जो कुछ अतिरिक्त मिलना चाहिए वो तो होना चाहिए। जबकि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये तो चाहे कुएं में मात्र श्रम उत्पादन वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको ही अतिरिक्त मूल्य मिलना चाहिए, उसको ही लाभ मिलना चाहिए, राजा की जो मालिक की जेब में नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। तीसरा है मानसिक श्रम की उपेक्षा करना। तीसरा है मानसिक श्रम की उपेक्षा करना। कार्ल मार्क्स की आलोचना, कार्ल मार्क्स के जो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, उसकी आलोचना का एक कारण यह भी है कि कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में जो मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग की शारीरिक शक्ति को ही सर्वोपरि माना है, और जो श्रम करता है मजदूर, और जो श्रम के बाद में
जो मालिक के जेबों में जाता है वो सब कुछ शारीरिक से मजदूर की मेहनत का ही है, बल्कि जो मालिक है उसकी बुद्धि के आधार पर उसकी मानसिकता का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत एक काम की है अधूरा है। जब मालिक अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, अन्य मशीनरी का प्रयोग नहीं करेगा, यातायात नहीं ला पाएगा, तो वो क्या मजदूर इतना कमा सकता है? जब राजा मशीनरी का किसी संघ या किसी फर्म का संगठन ही नहीं करेगा तो क्या मजदूर नौकरी कर सकता है? इसलिए इसकी आलोचना की गई है। इसकी आलोचना का एक कारण है विरोधाभासी सिद्धांत। विरोधाभासी सिद्धांत वो देखिए, विरोधाभासी सिद्धांत विरोधाभासी सिद्धांत, इसमें विरोध की भावना, विरोधाभासी सिद्धांत, विरोधाभासी सिद्धांत, इसमें विरोध की भावना देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर एक और तो मार्क्स कहता है कि पूंजीपति अधिक मूल्य बनाने के लिए अधिक से अधिक नई मशीनें लगाते हैं, और दूसरी तरफ यह भी मानता है कि स्थायी पूंजी मशीनों, कच्चे माल आदि से कोई अधिक मूल्य नहीं मिलता है। तो कहने का अभिप्राय कार्ल मार्क्स यह कहता है कि मालिक को नई नई मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरी ओर कार्ल मार्क्स कहता है कि नई नई मशीनों से, अन्य कल कारखानों से स्थायी लाभ ही नहीं मिलता है, अतिरिक्त लाभ मिलता ही नहीं है। तो ये सिद्धांत विरोधाभासी सिद्धांत है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कार्ल मार्क्स का सिद्धांत की आलोचना के बावजूद भी इसका अपना महत्व होता है, और उस महत्व को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वो देखे, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में पूंजीवादी, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा उत्पादन व्यवस्था में छिपे शोषण, जुर्म, अत्याचारी व वैज्ञानिकता के आधार पर स्पष्ट किया तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पर इसका महत्व, कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत है, उस सिद्धांत का वर्चस्व इसलिए भी बढ़ा है कि जो अमीरी गरीबी की जो खाई बढ़ती जा रही है, जो अमीर वर्गों के द्वारा, जो पूंजीपति वर्गों के द्वारा, जो धनाढ़े वर्गों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जा रहा है, वो शोषण जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो खाइयां बढ़ती जा रही है, उस खाई को कम करने के लिए कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत काफी प्रभावी रहा है। और कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वैज्ञानिक समाजवाद के माध्यम से, वैज्ञानिक समाजवाद को भी काफी आगे की ओर अग्रसर किया है, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो एक क्रमबद्ध, एक श्रेणीबद्ध तरीके से उसको सिद्धांत को उजागर किया है। तो निश्चित तौर पर यह सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण रहा है, और इस महत्वपूर्णता की वजह से ही ये सिद्धांत का अपना महत्व है। चाहे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूर्णतः सत्य न हो, परंतु इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों के महत्व पर अपनी विलासिता के महल खड़े किए हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, तो हम ये कह सकते हैं जो कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, शोषण भले ही ये सिद्धांत मान्य हो गया हो, लेकिन वर्तमान में जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, पूर्व में जो कार्ल मार्क्स सिद्धांत दिया था, वर्तमान में ये इतना ही आगे वर्चस्व स्थापित कर रखा है, क्योंकि आज भी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार ही अमीरी और गरीबी जो खाई बढ़ती जा रही है, वो खाई काफी बड़ी होती जा रही है, और अमीर लोग
अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग अधिक गरीब होते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये हमारी ये धारणा होनी चाहिए, हम बुद्धिजीवी हैं। जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है 1839-40 में दिया था, वो सिद्धांत आज भी सही सिद्ध हो पा रहा है। तो हमें सोचने लायक बात यही है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब पहले की सोच और वर्तमान की सोच में कितनी अंतर होता जा रहा है, तो इस चीज को हमें नामित करना चाहिए। जो अमीरी गरीबी खाई है उसको कम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कार्ल मार्क्स का सिद्धांत काफी लाजमी है और ये सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है और बाहरी पीढ़ियों को इस पर अमल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है।